हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी तक हमने सेक्शन 61 तक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के बारे में देखा था, विच वाज एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेक्शन 59 टू सेक्शन 61। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 62 से एंड इट विल गो अप टू सेक्शन 67। इट टॉक्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म। मतलब हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हम परफॉर्म नहीं करें तो भी काम चल जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। 62 is talking about the effect of novation, recession and alteration of contract. नोवेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही न्यू हो। रिसेशन का मतलब है कोई भी चीज जो रिवोक हो गई हो। एंड ऑल्टरेशन का मतलब होता है किसी चीज को ऑल्टर कर देना, मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर देना। तो हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो या तो न्यू बना दिया जा रहा है या रिवोक कर दिया जा रहा है या कुछ उसमें चेंजेस ला दिए जा रहे हैं। उन मामलों में क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट? इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं उन्होंने एग्री कर लिया कि वो नए कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, मतलब रिप्लेस करने वाले हैं। और टू रेजेंट इट और ऑल्टर इट, या तो उसे रेजेंट करने वाले हैं या फिर ऑल्टर करने वाले हैं। रेजेंट का मतलब हमने बता दिया कि उसे रिवोक करने वाले हैं। ऑल्टर का मतलब कुछ चेंजेस करने वाले हैं। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसे हमें परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पार्टीज ने तो ये डिसाइड कर लिया कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट न्यू बनाने वाले हैं या रिवोक करने वाले हैं या कुछ ऑल्टरेशन करने वाले हैं। अब इसकी इलास्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ओज मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ए मनी ओ कर रहा था बी को, मतलब ए को कुछ पैसे देने थे बी को, और ये ए और बी के ये एग्री किया गया, ए बी और सी तीनों के बीच ये एग्री करा गया दैट बी शैल henceforth एक्सेप्ट सी एज हिज डेटर। बी जो है वो सी को अपना डेटर मान लेगा इंस्टेड ऑफ ए। मतलब यहाँ पर जो ए को मनी देना था बी को, तीनों ने मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप ए से नहीं सी से पैसे ले लीजिए। तो कहा जा रहा है कि आप ए से नहीं आप सी से पैसे लेंगे। तो द ओल्ड डेट ऑफ ए टू बी इज एट एंड। उन्होंने मिलकर एग्री करा, इसीलिए ए को जो पैसे देने थे बी को वो तो अब खत्म हो गया। एंड अ न्यू डेट फ्रॉम सी टू बी हैज बीन क्रिएटेड। और जो नया डेट है वो बी को पैसे दे वो एग्री किया जा चुका है, तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो इसे हम नोवेशन कहेंगे कि यहाँ पर एक नोवेशन हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का। और उस नोवेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है कि हमें पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इलस्ट्रेशन ए में जो ए पर्सन है वो डिस्चार्ज हो जा रहा है, पर का सारा डेट खत्म हो जा रहा है और उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सी को माना गया है कि सी का डेटर, तो सी को पैसे देने पड़ेंगे। तो दिस इज इलस्ट्रेशन ए विच इज टॉकिंग अबाउट नोवेशन। अब हम इलस्ट्रेशन बात करते हैं। ए ओज बी ₹10,000। ए को पैसे देने के लिए मतलब ए ने बी से पैसे लिए हुए हैं 10,000 रुपए, और ए ओ कर रहा है बी को 10,000 रुपए। ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद, ए ने बी के साथ ये एक अरेंजमेंट कर लिया है एंड गिव्स अ मॉर्गेज ऑफ एज इस्टेट फॉर 5,000 रुपीज। और उसने बी को मॉर्गेज दे दिया अपने इस्टेट का, मतलब अपनी प्रॉपर्टी का, फॉर 5,000 रुपीज। मॉर्गेज करने का मतलब होता है गिरवी रखना। इन प्लेस ऑफ डेट ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए डेट देने के बजाय उसने 5,000 की अपनी प्रॉपर्टी ही दे दी है। तो दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। दैट्स व्हाई इट इज एक्सटिंग्विश ओल्ड वन। इलस्ट्रेशन ए ओज बी 1,000। यहाँ पर भी ए ओ कर रहा है बी को 1,000 रुपए। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बी ओज सी ₹1,000। बी ऑर्डर्स ए टू क्रेडिट सी ₹1,000 और बी ओ कर रहा है सी को 1,000 रुपीज। ए ओ कर रहा है बी को, बी ओ कर रहा है सी को 1,000 रुपीज।
बी ए को ये ऑर्डर करता है टू क्रेडिट सी विद 1000 रुपीज। बी ए से ये बात कह रहा है कि तुम 1000 रुपए देने वाले हो, तुम सी को दे दो, क्योंकि मुझे सी को 1000 रुपए देने ही हैं इन हिज बुक्स। बट सी डज नॉट असेंट टू द अरेंजमेंट। लेकिन सी इस बात से नहीं मानता है। सी को कोई मतलब नहीं 1000 रुपए उसे ए से मिलते हैं या नहीं। उसने ये बात कही कि मुझे तो बी से ही चाहिए। वो एग्री नहीं कर रहा है कि ए को उससे पैसे मिलते ए के थ्रू। तो बी स्टिल ओज सी इज 1000। और यहाँ पर कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, बिकॉज सी ने तो एग्री ही नहीं करा नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। तो जो सेक्शन 62 है इसमें हमें इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन के बारे में पता चला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सलीम जबीन वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का। सलीम जबीन वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। और इसमें कहा गया था कि नोवेशन का जो असर होता है, नोवेशन अगर एक बार हो गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। मतलब सेक्शन 6 वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया। Now comes section 6. It is talking about promisee may dispense with or remit performance of promisee. अब यहाँ promisee की बात हो रही है। promisee वो पर्सन होता है के लिए हमें परफॉर्मेंस करनी है। एक प्रोमिसर होता है, प्रोमिसर को एक एक्ट करना पड़ता है प्रोमिसी के लिए। प्रोमिसी मतलब ऐसा पर्सन जिसने एक्सेप्ट किया है अ कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रपोजल उसने एक्सेप्ट किया है और वो प्रॉमिस बन चुका है। तो जिस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है उसे हम प्रॉमिसी कहते हैं। सेक्शन 63 क्या कह रहा है? प्रॉमिसी में डिस्पेंस विद या रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसी। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये प्रॉमिस हो जाएगा ये ई। और अगर आपके डायरेक्ट में भी प्रॉमिसी लिखा हुआ है तो आप इसे प्रॉमिस कर लीजिए। प्रॉमिसी को हम डिस्पेंस करा रहे हैं फॉर द रेमिटेंस ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसमें कहा जा रहा है एवरी प्रॉमिसी may dispense with or remit wholly or in part the performance of promise made to him, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it any satisfaction which he fit। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, इस पर हम कह सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ वेवर का यहाँ काम हो रहा है। मतलब जो प्रॉमिसी है वो डिस्पेंस कर सकता है, मतलब खत्म कर सकता है, रेमिट कर सकता है कुछ पार्ट को, या पूरी तरीके से परफॉर्मेंस को ही मना कर दे रहा है कि नहीं आपको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं। एक तरह से ये रेफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस हो रहा है। मतलब प्रॉमिसी की गलती है यहाँ पर, वो परफॉर्मेंस को रेमिट कर रहा है या रोक रहा है। और may accept instead of any satisfaction with it। रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस, अगर प्रॉमिस ही मना कर देता है कोई भी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करने से, तो यहाँ पर हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। इलस्ट्रेशन देखिए, ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। ए ने प्रॉमिस करा था आई विल पेंट अ पिक्चर फॉर बी, और फिर बी बाद में मना कर दे रहा है उसे, ही फॉरबिड्स हिम टू डू सो। नाउ ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस, क्योंकि ए जो था, ए यहाँ पर प्रॉमिसर है, से परफॉर्म करना है बी के लिए, बी है प्रॉमिसी। प्रॉमिसी ने बाद में मना कर दिया कि मेरे लिए आप पिक्चर को मत पेंट करो, तो ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस। है, यहाँ रेफ्यूजल टू परफॉर्म हो रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉमिसी। इलस्ट्रेशन बी सेज दैट ए ओज बी रुपीज 5000। ए को बी को 5000 रुपए देने हैं। ए पेज टू बी एंड बी एक्सेप्ट्स इन सैटिस्फैक्शन ऑफ होल्ड एट रुपीज 2000। ए को 5000 रुपए देने थे बी को, ए ने उसे 2000 रुपए दिए, और 2000 लेके को सेटिस्फैक्शन मिल गया कि ठीक है तुमने 5000 रुपए नहीं पे किए, कोई बात नहीं, तो 2000 तुम्हारा है, वो हम मान लेते हैं कि 5000 के बदले तुमने पे। तो होल डेट इज डिस्चार्ज। तो बाद में ए को 3000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां पर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द टोटल डेट ने एक्सेप्ट कर लिया है 2000 रुपीज। यही बात हो रही थी लास्ट में कि सेटिस्फैक्शन विद थिंग्स फिट। अगर जो प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिसी है, वो एक्सेप्ट कर ले रहा है सेटिस्फैक्शन,
जैसे यहाँ पर हमने 2000 रुपए एक्सेप्ट किए in place of 5000 rupees. Next illustration says that A owes B is 5000. maybe A O कर रहा B को 5000 रुपए, B ने B को 1000 रुपए दिए and B accepts them. Is satisfaction of his claim on A. B ने A के बदले को 1000 रुपए दे दिए और B ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया. This payment is discharge of the whole claim. अब बाद में A से 4000 रुपए नहीं मांगा जा सकता है, क्यों? 1000 रुपए दिया था बोलकर कि आप 5000 का सेटिस्फैक्शन 1000 में कर लो और B accepted that. A owes B under a contract a sum of money. A O कर रहा है B को एक कॉन्ट्रैक्ट में sum of money, the amount of which has not been ascertained. जिसकी अमाउंट अभी असरटेन नहीं करी गई है, हमें पता नहीं है कि कितना पैसा देना है A को. So A, without ascertaining the amount, gives to B and B in satisfaction therefore accepts the sum of rupees 2000. यहाँ पर बोला गया कि हमें पता नहीं था कि हमें आपको कितने पैसे देने, लेकिन अंदाज लगा के चलिए मैंने आपको 2000 रुपए दे दी और आपने 2000 एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है मैं 2000 तुमसे ले रहा हूँ और ये हमारा जो अकाउंट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये हम कैंसिल कर देते हैं, मैं सेटिस्फाई हो गया 2000 रुपए से. तो दिस विल डिस्चार्ज द होल डेट वॉट एवर मे बी इट्स अमाउंट. ये पूरे डेट को डिस्चार्ज कर देगा, भले वो 2000 से कम का अमाउंट हो 2000 से ज्यादा का अमाउंट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2000 आपने एक्सेप्ट कर लिया एज अ सेटिस्फैक्शन टोकन. Illustration E says that A owes B 2000. A O कर रहा है B को 2000 रुपए and is also indebted to other creditors. और वो दूसरे creditors के लिए भी indebted है. A makes an arrangement with his creditors. A ने अपने creditors के साथ मिलकर ये arrangement करा जिसमें B भी शामिल था to pay them a composition of 8 annas in the rupee upon their respective demands. Payment to B of rupees 1000 is discharge of B's demand. तो उसने composition of 8 आनाज कर लिया in a rupee upon respective demand. मतलब जितना डिमांड रिस्पेक्टिवली जितना डिमांड किया गया था सारे क्रेडिटर्स के थ्रू, वो उसमें कंपोजिशन क्रिएट करके उसने पे कर दिया उसके अकॉर्डिंग. तो बी का डिमांड यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, तो पेमेंट बी को 1000 रुपए मिले इस बेसिस पर, तो ठीक है, तो बी का सेटिस्फैक्शन हो गया. नाउ कम्स सेक्शन 64. इट टॉक्स अबाउट कंसीक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंट कर रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं तब क्या होगा? मतलब रिसेशन का मतलब होता है टू कम टू एन एंड या रिवोक करना. व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, जिस पर्सन के ऑप्शन पर ये वॉइडेबल है, मतलब जिस पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ था, कोर्जन हुआ था, मिस्टेक हुआ था, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ था, तो वो सारे पर्सन के ऑप्शन पर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है. ये हमने पढ़ा था सेक्शन 19 सेक्शन 19 दोनों सेक्शन. तो द अदर पार्टी देयर टू डिड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस. तो जो अदर पार्टी है, मतलब ऑप्शन पे वॉइडेबल हो रहा है वो पार्टी नहीं, तो अदर पार्टी है, did not perform any promise therein contained in which he is promiser. The party rescinding a voidable contract, जो पार्टी rescind कर रहा है voidable contract, shall if he have received any benefit thereunder from another party to such contract restore such benefit so far as may be the person from whom was. हम यहाँ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रिसेंड करने की बात कर रहे हैं. तो मेरे साथ अगर फ्रॉड हुआ था तो मैं वॉइडेबल कर सकती हूँ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंट कर सकती हूँ. तो अब ये मेरे ऊपर है कि अगर हमें बेनिफिट मिला है तो हमें वो रिटर्न करना पड़ेगा अगर हम रिजेंट करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट. अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंट करना है, मतलब पूरी तरह से खत्म करना है, तो हमें जो बेनिफिट मिला है वो हमें रिटर्न करना पड़ जाएगा, हमें रिस्टोर करना पड़ जाएगा. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रॉफिट भी ले लीजिए, आपको जो फायदा मिला आप फायदा भी ले लीजिए और अपने हिसाब से रिजेंट भी कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट. दिस यू कैन नॉट डू.
इसलिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिला है कि अगर आप रिजेंट करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को तो आपको सारे बेनिफिट्स को रिस्टोर करना पड़ेगा जिस पर्सन से आपने वो बेनिफिट्स लिए थे। ये बात कर रहा है सेक्शन 64 कंसीक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको रिजेंट कराना है तो क्या कंसीक्वेंसेस हो। नाउ कम्स सेक्शन 65. It is talking about the obligation of person who has received advantage under the void agreement or contract that becomes void. सेक्शन 4 में तो हमने voidable contract की बात करी। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम void agreement के बारे में या ऐसे contract के बारे में जो बाद में void हो गया। उसमें अगर किसी पर्सन ने कोई एडवांटेज गेन कर लिया तब क्या होगा। When an agreement is discovered to be void, हमें पता चला एक एग्रीमेंट है वो तो void हो गया है। और when the contract becomes void, या हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाद में चल के void हो गया। Any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it. भी पर्सन ने कोई भी एडवांटेज गेन करा है उस एग्रीमेंट के या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो पर्सन बाउंड है उस एडवांटेज को रिस्टोर करने के लिए और टू मेक कंपेंसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम हुम सेव्ड इट, या तो उसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा उस पर्सन को जहां से उसने ये एडवांटेज गेन करा है। तो आपको एडवांटेज मिली या तो वो आप एडवांटेज रिटर्न कर दीजिए या तो आपको कंपेंसेशन दे। ये बात हो रही है 65 में। हमने यहाँ पे वर्ड एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया है, वर्ड का इस्तेमाल किया है। वर्ड एग्रीमेंट का मतलब होता है ऐसे एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वर्ड थे, हमें पता था कि हम इसे इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, तब वो होता है वर्ड एग्रीमेंट। लेकिन वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में वैलिड तो रहते हैं, तो इन्फोर्स करा जा सकता है कोर्ट में, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिस वजह से वो बाद में वर्ड बन जाते हैं, इसलिए हम उन्हें वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब चलिए इलस्ट्रेशंस देखते हैं। पेज 1000 को 1000 रुपये पे किया इन कंसिडरेशन ऑफ बीज प्रॉमिसिंग टू मैरी सी। ने प्रॉमिस करा था कि वो सी से शादी करेगा, इसीलिए ए ने उसे 1000 रुपए दिए। जो है डॉटर है, तो सी इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। जब ये प्रॉमिस हुआ था तब सी की डेथ हो चुकी, मतलब ये एग्रीमेंट वॉइड है, तो बी को वो 1000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। Illustration B says that A contracts with deliver to him 250 mounds of rice before the 1st of May. A ने B से ये कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो डिलीवर करेगा 250 माउंट्स ऑफ राइस बिफोर 1st of May। 1st of May से पहले, दैट मीन्स अप्रैल को वो डिलीवर कर देगा। A delivers 130 माउंट्स ओनली। ने बात करी थी 250 माउंट्स की, लेकिन उसने 130 माउंट डिलीवर करा फॉर दैट डे एंड नन आफ्टर। अब बाद में उस और कोई राइस भेजे ही नहीं, तो बी रिटेन्स 130 माउंट आफ्टर 1st of May। और बी ने 130 माउंट्स का इस्तेमाल कर लिया, उसने अपने पास रख लिया और उसे यूज कर लिया। तो यहाँ पर जो बी है वो बाउंड हो जाएगा कि वो ए को 130 माउंट्स के पैसे दे। अगर उससे ये कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट लग रही थी तो उसे रिटर्न कर देना चाहिए था, लेकिन अगर उसने यूज करा है कंपेंसेशन। Illustration C says that A a singer, एक सिंगर है, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है कि जो है वो मैनेजर एक थिएटर का, टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 नाइट्स एवरी वीक। हर वीक वो 2 रात गाना गाएगा इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके, अगले 2 महीनों तक के लिए वो हर वीक 2 नाइट गाना गाने वाला है। एंड बी इंगेजेस टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। और बी ने बात कही कि वो 100 रुपीज हर नाइट के परफॉर्मेंस के लिए देगा। 30 रात को क्या होता है, ऑन 6th नाइट ए विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। ए ने खुद को जानबूझकर वहां से एब्सेंट कर लिया, ए आई ही नहीं गाना गाने। एंड बी इन कंसिक्वेंस रिजेंट द कॉन्ट्रैक्ट, और इस वजह से बी कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंट कर दिया क्योंकि बी के साथ यहाँ पर गलत हुआ है। He must pay A for the 5 nights on which she had sung। तो बी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन बी को जो ने पहले जो गाना गाया है वो सारे रातों का पैसा उसे देना पड़ेगा। Illustration D says that contracts to
फॉर बी एट अ कॉन्सर्ट फॉर 1000 रुपीज। ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो बी के लिए 1000 रुपीज में गाना गाएगा, विच आर पेड इन एडवांस, जो उसे एडवांस में पे कर दिए। अब ए बहुत ही बीमार हो जाता है और वो गाना नहीं गा पाता है। यहाँ पर ए इज नॉट बाउंड टू मेक कंपेंसेशन, वो कंपेंसेशन की जरूरत नहीं है फॉर द लॉस ऑफ द प्रॉफिट्स व्हिच बी वुड हैव मेड। कंपेंसेशन किस चीज की कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लॉसेस के लिए तो ए जब गाना गाया होता उस वक्त बी को प्रॉफिट में मिले, बट ही मस्ट रिफंड टू बी 1000 रुपीज पेड इन एडवांस। लेकिन जो एडवांस उसे 1000 रुपीज में वो रिटर्न करना पड़ जाएगा बी को। आप गाना नहीं गाएं तो आपको जो 1000 रुपए जो एडवांस मिले हैं वो आप रिटर्न कर दीजिए। आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट देखने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने गाना गाया होता तब कितना प्रॉफिट होता और वो प्रॉफिट भी आपको देने पड़ेंगे, ये जरूरी नहीं। सेक्शन 66 is talking about mode of communicating or revoking rescission of a voidable contract. voidable contract की हमने कहाँ बात करी थी, सेक्शन 64 में करी थी। 65 ने हमने void agreement के बारे में देख लिया। अब 60 में बात हो रही है मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग या रिवोकिंग रेसेशन ऑफ अ voidable contract। voidable contract को अगर हम रिजेंट करने वाले हैं तो हम किस तरह से ये बात बताएंगे, किस तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे इस बारे में। The rescission of a voidable contract may be communicated या revoked same manner and subject to same rules as applied to communication या revocation proposal। तो प्रपोजल के कम्युनिकेशन या रिवोकेशन के जो रूल्स को हम फॉलो करते हैं उसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे रिवोक कर सकते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को। दैट मीन्स आपको यहाँ चैप्टर 1 रेफर करना पड़ेगा। एक तो आपको सेक्शन 9 रेफर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6 विच टॉक्स अबाउट रिवोकेशन। रिवोकेशन 3 तरीके से हो सकती है, रिवोकेशन 4 तरीके से हो सकती है। पहला है नोटिस देकर, दूसरा है लैप्स ऑफ टाइम अगर हो जा रहा है, तीसरा है अगर फेलियर टू फुलफिल कंडीशन हो जा रहा है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज डेथ या इंसैनिटी हो जाती है। तो इन चारों ग्राउंड्स पे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी रिवोक कर सकते हैं। रिसेशन को रिवोक किस तरह से किया जा सकता है ये बारे में बात हो रही। तो सेक्शन 66 को हम लोग रीड विद सेक्शन 6 करने वाले। सेक्शन 67 इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। इट टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस। कुछ आप सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। 63 में भी प्रोमिसी की फॉल्ट थी, यहाँ पर भी प्रोमिसी की फॉल्ट हो रही। 63 में प्रोमिसी की ये गलती थी कि उसने रिफ्यूज कर दिया परफॉर्मेंस करने से। प्रोमिसर को बोला कि आप परफॉर्म मत करो अपना पार्ट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो रिफ्यूज तो नहीं कर रहा है लेकिन जो प्रोमिसी है वो नेग्लेक्ट कर दे रहा है या वो रीजनेबल फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है प्रोमिसर। अगर उसे रीजनेबल फैसिलिटी ही नहीं मिली प्रोमिसर को तो हाउ कैन ही परफॉर्म हिज पार्ट। तो इफ एनी प्रोमिसी नेग्लेक्ट्स या refuses to afford promiser reasonable facilities for the performance of his promise। अगर कोई प्रोमिसी नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है कि वो प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटी ही नहीं प्रोवाइड करेगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, तो प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉज देयर बाय। यहाँ प्रोमिसर को माफ कर दिया जाएगा, प्रोमिसर को एक्सक्यूज दे दिया जाएगा कि हाँ उस नेग्लेक्ट या रिफ्यूजल के वजह से ही मैंने अपना पार्ट नहीं परफॉर्म करा। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद रिपेयर बीज हाउस साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करा कि हम बी तब ए जो है वो बी के हाउस को रिपेयर करेगा। अब बी नेग्लेक्ट कर दे रहा है या रिफ्यूज कर दे रहा है, देखो वो बता ही नहीं रहा है कि घर के कौन से पार्ट को रिपेयर करना है। आपके घर अगर कोई रिपेयर करने वाला आ रहा है तो आप बताएंगे ना उससे कि कहाँ रिपेयर की जरूरत है। अब यहाँ पर बी बता ही नहीं रहा है। ए इज एक्सक्यूज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस कर रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ए को एक्सक्यूज कर दिया जाएगा फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज कॉज्ड बाय सच नेग्लेक्ट या रिफ्यूजल। उस नेग्लेक्ट या रिफ्यूजल के वजह से अगर ये नॉन परफॉर्मेंस हुई ए को एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। तो ये है सेक्शन
67 के बाद हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 which is talking about of certain relations resembling those created by contract। मतलब इसमें बात हो रही है quasi contract के बारे में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो हमने बनाए तो नहीं या हमारी इंटेंशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में आना है, लेकिन वो समहाउ किसी रीजन की वजह से ऐसा कुछ हुआ कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गए। तो हम वो सेक्शन 68 से 72 तो में कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपका सेक्शन 67 तक कंप्लीट हो गया है, सेक्शन 7 तक आपको कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम 68 से 72 करेंगे। थैंक यू।